What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 41 of our 100 days commerce masterclass for class 11th. आज की क्लास में बच्चों हम लोग कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि होने वाला है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा विदाउट एनी ड्यू डिफिकल्टी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस छोटे से और स्कोरिंग चैप्टर को समाप्त भी कर देंगे। चलिए जल्दी से Let's begin. अब बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में मेनली आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखो प्रोसेस जो है उसमें आपको कुछ चीजों को अभी के लिए फॉर नाउ अभी के लिए थोड़ा थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि आपने वो चीजें अभी प्रैक्टिकली नहीं पढ़ी हैं, तो आपको थोड़ा थ्योरेटिकली, अब थ्योरी का तुमको पता है, जब तक प्रैक्टिकली नहीं पढ़ो तो कम समझ में आती है। तो एक दो पॉइंटर्स बस, ज्यादा नहीं, बाकी तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो जल्दी से सबसे पहले प्रोसेस समझते हैं कि सर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है क्या, किस तरीके से आप अकाउंटिंग करते हो। कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं बच्चों, वो स्टेप्स अगर आपको लर्न हो गए तो बस समझो पूरे नंबर इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो देखो प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है, अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन करते हो, यानी देयर इज सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस कि कौन सी ट्रांजैक्शंस क्वांटिटेटिव है, कौन सी ट्रांजैक्शंस क्वांटिटेटिव या मॉनेटरी नहीं है जिनको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अब भैया मैनेजमेंट का ऑनर लोगों से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मैनेजमेंट अगर नाराज है ऑनर से तो फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे तो बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा, बट इसको हम रिकॉर्ड तो नहीं करते। लेकिन वहीं अगर आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी इस तरीके का काम जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस कि कौन सी मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कौन सी मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप बनाते हो वाउचर्स, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। सर ये वाउचर्स क्या होते हैं, ऑल्दो इस पे हम बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, देखो जब आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ ठीक है मुझको ये चीज रिकॉर्ड करनी है अपने बुक्स में। अब सपोज आपने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज्ड। अब जब आपने बच्चों फर्नीचर परचेज करा तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास से पैसा गया, मैंने फर्नीचर खरीदा, ये एक ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब फर्नीचर जब आपने खरीदा तो आपको इसके साथ एक कैश मेमो मिला। सर व्हाट इज अ कैश मेमो? कैश मेमो बच्चों कैश का बिल। भाई जब फर्नीचर खरीदा तो पैसा दिया, पैसा दिया तो बिल तो दिया होगा ना सामने वाले ने, वही तो एविडेंस है, नहीं तो कैसे मानूं मैंने फर्नीचर खरीद लिया। हर चीज का प्रूफ एक बिल होता है, इसलिए हमेशा कहा जाता है आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो उसके लिए बिल लो, विदाउट बिल कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो आपको उसके साथ कैश मेमो ले लिया। अब कैश मेमो से पता चल गया कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, बट जब मुझे इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, जब मुझे इसकी अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग तो कुछ रूल्स पे चलती है, तो मुझे ये तो नहीं पता लगा बिल देख के कि क्या डेबिट होने वाला है क्या क्रेडिट होने वाला है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो ये बताएगा विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं वाउचर। तो वाउचर क्या डिस्क्राइब करता है, वाउचर डिस्क्राइब्स विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन कर लो, फिर आप वाउचर बना लो। वाउचर बनाने के बाद क्या होगा, वाउचर बनाने के बाद बच्चों जर्नल एंट्रीज होंगी, आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, है ना भाई। आप जर्नल एंट्रीज करोगे कि ठीक है अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स खरीदे परचेजेस टू कैश, मशीन खरीदी मशीनरी टू कैश, क्योंकि वाउचर बता रहा होगा कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। वेरी सिंपल, फिर जर्नल बन जाएगा। जर्नल के बाद बच्चों बनेगा लेजर।
जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर बनेगा। सर ये लेजर क्या होता है? अब सपोज करो बच्चों कि आपने माल खरीदा 10 अलग अलग जगह से। सपोज आपने करा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, टू डी, टू ई, टू एफ, टू जी, टू एच, टू आई, टू जे। ठीक है, अब देखो जब आप जर्नल कर रहे हो तो परचेज तो एक ही है क्योंकि गुड्स तो कॉमन है सब में, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग तो अलग अलग हो गए। अब इन 10 के 10 को एक जगह तो नहीं लिख सकता भाई, गुड्स तो सब में कॉमन है कि परचेजेस डेबिट हो रहा है तो कॉमन है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे 10 सप्लायर हो गए ना, उनसे मैं पता नहीं कितनी बार माल खरीदूंगा, कितनी बार मैं उनको पैसा दूंगा, कितनी बार मैं उधार पे खरीदूंगा, कितनी बार मैं उनका सेटलमेंट करूंगा। तो हम इन सबका अपना अपना घर बनाते हैं कि ए का अपना घर, बी का अपना घर, सी का अपना घर, ए में ए की ट्रांजैक्शंस, बी में बी की ट्रांजैक्शन, सी में सी की ट्रांजैक्शंस। तो जब आप अलग अलग कैटेगरी बना देते हो उसको बोलते हैं लेजर। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, देन वाउचर बनेंगे, देन जर्नल एंट्री होगी, फिर सब सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखने के लिए जो अकाउंट्स बनते हैं उसको हम लेजर बोलते हैं। लेजर बच्चों टी शेप जैसा होता है, जैसा मैंने आपको टी शेप अकाउंट नहीं सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो लेजर एक टी शेप अकाउंट है बेटा। ठीक है, अब लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बेटा अब सपोज फॉर एग्जांपल ए के साथ साल में 10 ट्रांजैक्शन हुई, 10 के बाद लास्ट में ए का बैलेंस तो निकला होगा ना कि भैया इसका हिसाब हो गया, या इसको इतना पैसा देना है, या इतना इससे पैसा लेना है, व्हाटएवर जो भी है, एक फाइनल बैलेंस तो आएगा ना। वो सारे बैलेंस उठा के हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली समरी होती है। किसकी समरी होती है? लेजर की। कि लेजर की जो समराइज्ड फॉर्म में बैलेंसेस निकल के आए उसको ट्रायल बैलेंस में हम लिख देते हैं। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल क्या बनते हैं हमारे? फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में कितनी चीजें बनती हैं? मेनली 2 चीजें। कौन कौन सी? एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स लिखते हैं कि कितने खर्चे हुए, कितनी कमाई हुई, उस सबको यहां लिखते हैं। और एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मेरे प्यारे नालायकों हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो अकाउंट्स है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और जो बैलेंस शीट है वो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि ये वेल्दी है या नहीं है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ध्यान रखो मेरे प्यारे, 6 स्टेप्स हैं जो हमको प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पता होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन करना, फिर वाउचर बनाना, वाउचर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर यानी एक टी शेप अकाउंट, फिर जो उसकी समरी होगी उससे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। ये पूरा चैप्टर है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 19, 20, 21, उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो मैंने इसीलिए बोला था कि एक आधा पॉइंट आपको अभी के लिए याद करना पड़ेगा। अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ लिया होता तो थ्योरी बड़ी आसान थी आपके लिए, है ना। तो अभी के लिए आपको करके चलना पड़ेगा। ओके, इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुमको एक बार किताब में से पढ़ाता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आओ सर, अब जल्दी से फटाफट से एक बार इसमें पढ़ के चलते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्लासिफिकेशन होगा, समरी बनाएंगे, ठीक है, सारी की सारी चीजें, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फाइनल करेंगे, P&L बैलेंस शीट बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चों हम यहाँ पे सीखते हैं। देखो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर वाउचर बनेगा, फिर जर्नल एंट्री होगी, जर्नल के बाद फिर लेजर होगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मॉनेटरी। तो सबसे पहले जब हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो हम कौन सी वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हैं? जो मॉनेटरी हैं। जो नॉन मॉनेटरी हैं उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो बोल रहा है कि हम लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं,
आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस के साथ एविडेंस हो। अब एविडेंस क्या हो सकता है? कैश मेमो, उधार में खरीदा तो इनवॉइस, बेचा तो सेल्स इनवॉइस, बैंक में पैसा जमा करा तो पे इन स्लिप। तो हर चीज का एक एविडेंस है, इसके आधार पे हम वाउचर बनाते हैं बेटा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल, है ना। तो जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस वाउचर से सबसे पहले रिकॉर्ड करी जाती है उसको जर्नल बोलते हैं, राइट। द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सर क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? डे टू डे, राइट। उसके बाद फिर लेजर बनेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर ऑल द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। ठीक हो गया बेटा। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी बोल देते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? बैलेंस निकालना लेजर से और उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देना। और फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। डन। अब आ रहा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आओ जी, अभी ये भी तुमको मैं एक बार पढ़ा दूं। ये सब तुमने लिख लिया था ना? आओ सर, कितने तरीके की अकाउंटिंग हो सकती है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस आधार पे आप अकाउंटिंग करते हो? ठीक है, दो होती हैं बेटा। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक कौन सा हो गया? कैश बेसिस, एक हो गया एक्रूअल बेसिस। अब इन दोनों को समझ के चलो। सबसे पहले तो सर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में फर्क क्या होता है? देखो बच्चों, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि आप ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करो। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड और कैश इज रिसीव्ड। इसका मतलब कैश बेसिस बोलता है कि सपोज मैंने 28 जून पे कोई माल बेचा जिसका पैसा मुझे 4 जुलाई पे मिला, तो कैश बेसिस बोलेगा इसको 4 जुलाई पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि पैसा आपके पास कब आया? 4 जुलाई पे आया, तो आप इसको 4 जुलाई पे रिकॉर्ड करो। ठीक है। सिमिलरली मेरा कोई बिल आया 30 मार्च को और मैंने उसका पेमेंट करा 11 अप्रैल में, तो कैश बेसिस बोलेगा इसको 11 अप्रैल पे रिकॉर्ड करो। यानी कि ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करो? जब पैसा आपके पास से जाए या पैसा आपके पास आए, उससे पहले आप कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब बच्चों होता क्या था कि बिजनेस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार ट्रांजैक्शन कैश में ही होगी, इमीडिएटली पैसा आए इमीडिएटली पैसा जाए। तो दिक्कत होने लगी, प्रॉफिट एंड लॉस गलत आने लगा। क्यों? क्योंकि जो मार्च का खर्चा है वो हम कब लिखने लगे? अप्रैल में, क्योंकि हमने पेमेंट अप्रैल में करी। सिमिलरली जो जून की इनकम है वो हम कब लिखने लगे? जुलाई में, क्योंकि पैसा जुलाई में आया। क्योंकि इसका फोकस किस पे था? सिर्फ कैश पे, कि कैश कब आ रहा है, ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस ना कभी कभी ज्यादा आ जाता था प्रॉफिट, कभी कभी कम आ जाता था, कभी ओवर वैल्यू हो जाता था, कभी अंडर वैल्यू हो जाता था। तो हमको बुक्स बनाने में बहुत दिक्कत आने लगी। तो इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला वो कौन सा बेसिस निकला? एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेसिस निकला? एक्रूअल बेसिस। जितने भी बिजनेसेस हैं सब एक्रूअल बेसिस फॉलो करके चलते हैं। याद करो, एजम्पशंस में भी 3 बेसिक एजम्पशंस पढ़ाए थे प्रिंसिपल में, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। तो एक्रूअल बेसिस ने क्या बोला? एक्रूअल बेसिस ने बोला अगर कैश की ट्रांजैक्शन है उसी दिन रिकॉर्ड करो, उधार की ट्रांजैक्शन है वो भी उसी दिन रिकॉर्ड करो। इट डज नॉट मैटर कि पैसा आया है या नहीं आया है, पैसा गया है या नहीं गया है। अब सपोज हमारा कोई मार्च का बिल है, लेट सपोज कोई मार्च का बिल है, मार्च 20 पे आ गया, मैंने पूरे मार्च में इसका पेमेंट नहीं करा। अब ईयर एंड तो आ गया, तो बोलता है कि इसको भी लिखो। किस नाम से लिख दो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दो कि अभी मैंने ये पैसा देना है। सिमिलरली मेरी कोई मार्च की इनकम है जो मार्च 25 पे मैंने सेल करी थी, पैसा अभी नहीं आया, 31 मार्च आ गया, तो बोलता है इसको भी अनअर्न्ड इनकम के नाम, सॉरी एक्रूड इनकम के नाम से लिख दो कि ये पैसा मैंने लेना है।
तो इसने बोला कि आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके चलो, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, जिस दिन हुई उसी दिन। उससे क्या होगा, कंप्लीट रिकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया एक ट्रांजैक्शन जो है वो कभी की कभी रिकॉर्ड होगी, कभी की कभी रिकॉर्ड होगी। ये बोलता है जिस दिन हुई उस दिन रिकॉर्ड करो। इट डजंट मैटर कि पैसा आया है या नहीं आया है, पैसा गया है या नहीं गया है, बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा बेसिस जो कैश को भी इंपॉर्टेंस दे, ऐसा बेसिस जो उधार को भी इंपॉर्टेंस दे, उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि इसको फॉलो करो, क्योंकि ये सही प्रॉफिट एंड लॉस निकलवा के देगा। कैश बेसिस इनकम्प्लीट है, सही है बच्चों। चलो सर देखो, दो बेसिस हैं, एक है हमारे पास कैश बेसिस, एक है हमारे पास एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है, इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड। जब तक नहीं मिलती तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड। एक्सपेंसेस को भी कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने उसका पेमेंट कर दिया। Thus profit is merely the excess of actual cash receipts in respect of sales and other incomes over actual payments। इसका मतलब जो प्रॉफिट निकलता है इस बेसिस से वो बस ये है कि टोटल कितना पैसा आया माइनस टोटल कितना पैसा गया। ठीक हो गया। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट हो गया, मैचिंग के भी तो अगेंस्ट हो गया ना ये। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। अच्छा इसके एडवांटेजेस देखो, एडवांटेजेस में हम क्या क्या लिख देंगे, एडवांटेजेस में हम बोल देंगे भैया बहुत सिंपल है, कोई भी लगा सकता है यार, कोई भी लिख लेगा, है ना। इसके अंदर कोई पर्सनल जजमेंट एस्टिमेट की जरूरत नहीं है, सिंपली पैसा आया तो रिकॉर्ड करो, गया तो रिकॉर्ड करो। ये उनके लिए सूटेबल है जिनके सारी ट्रांजैक्शंस कैश में होती है ना। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट करता है, मैनिपुलेशन हो सकता है क्योंकि पेमेंट जो है वो जान के लेट करी जा सकती है, अगले साल दी जा सकती है अगले साल के प्रॉफिट को अफेक्ट करने के लिए। इससे ट्रू और फेयर व्यू नहीं आता प्रॉफिट और लॉस का, और कंपनीज एक्ट भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। चलो सर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से, ये डन है। अब एक्रूअल बेसिस क्या है, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड। जिस डेट पे कमाई तभी रिकॉर्ड करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। जैसे सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स। परफेक्ट बेटा। सिमिलरली एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करो, व्हेन दे आर इनकर्ड। फर्क नहीं पड़ता कि कैश दिया है या नहीं दिया है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, इनका भी काफी रोल हो जाता है। बढ़िया। इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, इसके एडवांटेजेस होंगे ये बिल्कुल ट्रू प्रॉफिट या लॉस बताएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस बताएगा। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, प्रॉपर्ली आप सारी चीज़ों को लिखते हो तो कंपैरिजंस भी इजी होते हैं, ठीक है। और कंपनीज एक्ट भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रूल्स के हिसाब से चलता है, थोड़ा सा समझना मुश्किल है, नॉट एज सिंपल। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं और पर्सनल जजमेंट्स लगाने पड़ते हैं। अब दोनों के डिफरेंस पे चलते हैं। सर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस क्या है, जो आपने पढ़ा है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहला, कैश बेसिस क्या है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। एक्रूअल बेसिस कंप्लीट रिकॉर्ड करेगा कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। कैश बेसिस कब रिकॉर्ड करेगा, इनकम व्हेन कैश इज रिसीव्ड। पेमेंट कब रिकॉर्ड करेगा, जब पे कर दी। एक्रूअल क्या करता है, इनकम जिस दिन की है उस दिन रिकॉर्ड करो, पैसा मिला या नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम विद एक्सपेंसेस, है ना। ऑल इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड और नॉट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये किस में देखने को मिलते हैं, इसमें नहीं होते, क्योंकि ये तो सिर्फ कैश है ना, पैसा आया पैसा गया, इसमें होते हैं। दिस बेसिस टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल सच आइटम्स। लीगल पोजीशन, लीगली कौन सा रिकॉग्नाइज है, ये रिकॉग्नाइज नहीं है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कौन बताएगा, ये नहीं बताएगा, ये बताएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस ऑन टाइम रिकॉर्ड करी जाती हैं। सूटेबिलिटी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए चलेगा जो टोटली कैश में काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, जिनकी उधारी होती नहीं है, और ये सभी बिजनेस के लिए चलता है। सर अगर इन दोनों बेसिस को मिला दूं कि कुछ ट्रांजैक्शंस कैश में रिकॉर्ड कर लूं, कुछ ट्रांजैक्शंस एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दूं, अगर इनको मिला दूं तो फिर ऐसा सिस्टम भी कोई है क्या। देखो यूजुअली एक्रूअल चलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आखिरी टॉपिक है, बस मतलब पता होना चाहिए।
हाइब्रिड बेसिस, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश एंड एक्रूअल बेसिस। इसके अंदर रेवेन्यूज और एसेट्स को कैश बेसिस पे लिख देते हैं, जबकि खर्चों को हम एक्रूअल बेसिस पे लिख देते हैं। मतलब खर्चा अगर हो गया है या नहीं हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस डेट पे है उस डेट पे रिकॉर्ड करो, लेकिन इनकम जब हो तभी रिकॉर्ड करो, जब पैसा आ जाए तभी रिकॉर्ड करो। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड बेसिस या हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डन डना डन डन। इसी के साथ दोस्तों, भाइयों बहनों, लेडीज जेंटलमैन, चिंटूज एंड चिंटीज, ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाता है। अब हमारा 1 2 3 4 5 रह गया, 6 हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन, 7th रह गया, देन 7 8 जर्नल एंट्री 9 हो गया। काफ़ी सारे हमारे 10 तक चैप्टर्स होते जा रहे हैं, और जो आपका बचा हुआ हाफ ईयरली तक का सिलेबस है वो भी हम फटाफट कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर डुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।